जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, जिनमें भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों के बारे में चर्चा की थी। वो किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, ये किन कारणों से होती है, तो जनसंख्या वृद्धि होने के जो प्रभाव हैं उनके बारे में चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी परिवर्तन का मतलब उसमें चेंज, या तो बढ़ोतरी होगी या कम होगी। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वो होगी धनात्मक वृद्धि, और अगर जनसंख्या कम होगी तो वो होगी ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे बात करें 2001 में जो भारत की जनसंख्या थी वो थी 102.70 करोड़। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार 121.01 करोड़। अब अपन बात करते हैं जनसंख्या की वृद्धि के टाइप कितने हैं, यानी किस प्रकार से होती है। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, यानी किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म व मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाले जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी कि जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है, तो उससे बढ़ने वाली जो जनसंख्या है तो उसे वो क्या बोलते हैं, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। हो सकता है ये कम भी हो और ज़्यादा भी हो सकती है। फिर बात करते हैं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। यानी वास्तविक वृद्धि का मतलब है इसमें जन्म, मृत्यु और जो है प्रवास, यानी कहीं बाहर से आने वाले, उन सबको मिला करके जो आंकड़े निकाले जाते हैं वो होती है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। तो प्राकृतिक वृद्धि अगर अपन निकालें तो प्राकृतिक वृद्धि में क्या होता है, जन्म माइनस मृत्यु। तो टोटल जो निकलता है वो क्या है, प्राकृतिक वृद्धि है। और जो वास्तविक वृद्धि है उसमें क्या होता है कि यह वृद्धि तब होती है जब जन्म, जो जितने जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनमें से क्या कर देते हैं, जो मृत्यु हो रहे हैं उनको घटा देते हैं। फिर जो बाहर से आने वाले अप्रवासी, यानी बाहर से आने वाले, और उत्प्रवासी यानी यहाँ से जाने वाले, इन टोटल को घटा करके जो शेष रहता है वो क्या हो जाता है, वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि का मतलब ये होता है कि कितने लोगों ने, जो कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने मृत्यु हो रही है, कितने लोग बाहर से आ रहे हैं और कितने लोग बाहर को जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को घटाकर जो वास्तविक संख्या बचती है वो क्या होती है, वास्तविक वृद्धि। अब मैंने बताया था कि जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार से होती है, या तो धनात्मक वृद्धि या ऋणात्मक वृद्धि। धनात्मक तब होगी, धनात्मक का मतलब है बढ़ रही है, और ऋणात्मक का मतलब घटना। तो अब अपन बात करते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। यह वृद्धि तब होती है जब दो समय अंतराल के अंदर लोगों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, जब अन्य प्रदेशों से लोग स्थायी रूप से उस प्रदेश में प्रवास कर जाएं। यानी कि जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक हो जाए, या किसी अन्य जगह से लोग आकर वहाँ रहने लग जाए, तो वो क्या होगा, जब बढ़ोतरी होगी जनसंख्या में तो उसे क्या बोलेंगे, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। आगे अपन बात करें जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक का मतलब सीधा सा है माइनस, घटना। तो यदि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उस जनसंख्या को ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, या वहाँ से लोग दूसरे देशों में या दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाए। जन्म दर कम होगी, मृत्यु दर अधिक होगी, तो लोग घटना है। और अगर यहाँ से लोग जो आ रहे हैं उसके मुकाबले बाहर ज़्यादा चले जाएं तब भी क्या होगी, जनसंख्या कम होगी, तो इसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक वृद्धि। अब बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटकों के बारे में। जनसंख्या में जो चेंजेस है वो किस वजह से आ रहे हैं, तो जन्म और मृत्यु दो हो गए प्राकृतिक कारण,
और प्रवास जो है ये हो गया मानवीय कारक। अगर अपन बात करें, अगर कोई जन्म दर है, जन्म ले रहे हैं बच्चे, तो क्या हो रहा है, जनसंख्या में परिवर्तन। अगर मृत्यु हो रही है तो क्या हो रहा है, जनसंख्या में परिवर्तन। अगर कहीं बाहर से लोग आकर बस रहे हैं या यहाँ से बाहर जा रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो यही हो गए इसके परिवर्तन के घटक। तो पहले बात करते हैं जन्म दर की। अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जितना प्रति 1000 जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा बच्चों के, जो जीवित बच्चों का जन्म दिया जा रहा है, उनके रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर इसे निकालने का जो फॉर्मूला है, परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, यानी कि कोई एक फिक्स एरिया है, उसमें उस वर्ष जनसंख्या कितनी है और जीवित बच्चों का जन्म कितना हुआ है, इंटू 1000। तब जो संख्या अपना आएगा परसेंटेज, वो क्या होगा, अशोधित जन्म दर होगी। ऐसे ही बात करें अशोधित मृत्यु दर, तो किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। मृत्यु दर का मतलब किसी क्षेत्र विशेष, यानी कि एक फिक्स एरिया में कोई एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृत्यु कितने लोगों की हो रही है, उसे क्या कहते हैं, अशोधित मृत्यु दर। और कितने प्रति किसी स्थान विशेष पर प्रति वर्ष कितने 1000 जीवित बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो क्या हो गया, अशोधित जन्म दर। फिर अपने बात करते हैं प्रवास के बारे में। दोनों प्राकृतिक घटकों के बारे में हमने बात कर ली, जन्म और मृत्यु के बारे में। अब चर्चा करेंगे प्रवास के बारे में। तो प्रवास किसे कहते हैं, या तो किसी स्थान पर चले जाना या किसी स्थान से आना, ये क्या होगा, प्रवास। प्रवास के लिए अगर अपन बात करें तो जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और जो घटक होता है वो होता है प्रवास ही है। प्रवास से क्या होता है, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता रहता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जो स्थान जहाँ से गमन करते हैं, यानी कि यहाँ कोई व्यक्ति है और ये यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से जा रहा है तो ये क्या हो गया, उद्गम स्थल। और यहाँ आकर के रहना चाहता है या यहाँ इसका लक्ष्य यहाँ आना है, तो ये क्या हो गया, गंतव्य स्थल। ठीक है, उद्गम स्थल जहाँ से वो जाएगा और जहाँ को जा रहा है वो हो गया गंतव्य स्थल, यानी वहाँ उसे पहुँचना है। तो मनुष्य क्या होता है, कहीं बेहतर रोजगार के लिए या बेहतर जीवन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रवास करता है, या कोई नौकरी के लिए जाता है, तो इस वजह से प्रवास हो सकता है। प्रवास स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी होता है। प्रवास मौसमी भी होता है, जैसे मौसम के अनुसार कई लोग रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो क्या हो गया, प्रवास मौसमी हो जाता है। अस्थायी, जब लोग गांव से शहर के लिए रोजगार के लिए जाते हैं तो प्रवास अस्थायी भी होता है। प्रवास गांव से गांव में, गांव से नगर में, नगर से नगर में, और नगर से गांव की ओर हो सकता है। तो प्रवास की अगर बात करें तो प्रवास दो प्रकार से होता है। एक तो हो गया आप्रवास और एक हो गया उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब सीधा सा मतलब है कि आ का मतलब है आना। आप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं तो आप्रवासी कहलाते हैं। अगर हम कहीं पर जाकर बस रहे हैं तो वहाँ हम क्या हो गए, आप्रवासी। और जहाँ से जा रहे हैं वहाँ के लिए हम क्या हो गए, उत्प्रवासी, यानी वहाँ से हमें चले गए, तो वो क्या हो गया, उत्प्रवासी।
प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी। आप्रवास का मतलब कहीं किसी जगह पर आना, आप्रवास। और जिस जगह से जा रहे हैं वहाँ हमें क्या बोला जाएगा? उत्प्रवास। प्रवास भी जो है बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास से करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह हैं, यानी प्रवास को दो कारक प्रभावित करते हैं। एक तो हो गया प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष का मतलब कुछ कारक ऐसे होते हैं जो हमें अपना स्थान छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु और महामारियां और आर्थिक पिछड़ापन। अगर रोजगार नहीं है तो रोजगार के लिए किसी दूसरे जगह जाना होगा, तो ये क्या होगा? प्रतिकर्ष, यानी हमें वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर रहा है। एक रहन सहन की जो निम्न दशाएं हैं, जीवन से लिए वो वहाँ की हमारे लिए सही नहीं है, वहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, तो वो चीज़ें भी क्या करती है? हमें वहाँ से प्रवास करने के लिए मजबूर करती है। अगर राजनीतिक परिस्थितियाँ सही नहीं है, उपद्रव हो रहा है, भय का माहौल है, तब भी हमें क्या करना पड़ता है? वहाँ से प्रवास करना पड़ता है। प्रतिकूल जलवायु, यानी या तो ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी, मौसम अपने अनुकूल ना हो, तो क्या है? ये भी कारक हमें मजबूर करते हैं प्रवास के लिए। महामारियाँ और आर्थिक पिछड़ापन। अब जो कारक अपनी तरफ खींचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अपकर्ष। जो अपनी ओर में आकर्षित करते हैं, अब खुद से जो दूर करते हैं उन्हें प्रतिकर्ष, और जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो हो गए अपकर्ष कारक। तो अच्छी दशाएं, काम के बेहतर अवसर। अगर कहीं पर दशाएं अच्छी है, रोजगार अच्छा है, मौसम अच्छा है, लोग अच्छे हैं, तो वो क्या करेंगे? हमें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। काम के बेहतर अवसर, यानी रोजगार के खुले अवसर प्राप्त होते हैं, हमें काम मिल जाए कहीं पर, तो क्या वो अपनी ओर आकर्षित करेगा? शांति, यानी वहाँ का माहौल, वो भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, यानी कहीं चोरी डकैती लूटपाट का भय ना हो, वो स्थान क्या करेगा? हमें आकर्षित करेगा। और अनुकूल जलवायु। ये हो गए अपने प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है। उसके बारे में चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।